जी hello and welcome to Cadbury Dairy Milk PSL Cricket Hangama presented by Coca-Cola, powered by Dolans and brought to you by Soul City and Zameen.com. हर पता हमें पता है. Match number 10 of PSL will be kicking off shortly today between Lahore Qalandars and Quetta Gladiators. एक तरफ हमारे defending champions हैं और दूसरी तरफ वो टीम है जो थोड़े से अप्स एंड डाउन्स उनके जो हैं आए हैं, इस सीजन भी आए हैं एंड ऑफ कोर्स लास्ट फ्यू सीजन्स इन फैक्ट दे हैव नॉट प्लेड अ सिंगल प्ले ऑफ. कल की परफॉर्मेंस से वो अपनी जो है थोड़ी सी ज़रूर कुछ ना कुछ लर्निंग्स लेके आज के मैच में उतरेंगे अगेंस्ट लाहौर कलंदर्स, जिन्होंने अभी तक जो है एक ही मैच जीता है सो फार इन द टूर्नामेंट. नॉट अ ग्रेट स्टार्ट फॉर देम. अभी वो बॉटम ऑफ द टेबल हैं बट they would be pretty confident going into this match because राशिद खान जो हैं वो स्क्वाड को ज्वाइन कर चुके हैं. तो आज जो उनकी ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग बॉलिंग है वो मजीद स्ट्रेंथन हो जाएगी. तो हेड टू हेड अगर हम देखें क्वेटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स का, तो जी लाहौर स्लाइटली अहेड. 7 मैचेस लाहौर ने जीते हैं और क्वेटा ने 6 मैचेस जीते हैं. तो कोई इतना खास डिफरेंस नहीं है दोनों टीम्स की. अगर आप हेड टू हेड देखें तो यू कांट रियली पिक आउट कि कौन सी टीम जो है वो आज ज़्यादा कॉन्फिडेंट होगी. लेकिन बात करते हैं आज के प्रोबेबल जो प्लेइंग 11 होंगे उन पे भी बात करेंगे. अभी टॉस भी कुछ देर में हो जाएगा, उसका फैसला आने के बाद जो है चीज़ें थोड़ी सी और स्ट्रेटन आउट हो जाएंगी एज फार एज टुडेज प्लेइंग 11 विल गो. लेकिन अभी मजीद बात करते हैं कलंदर्स और ग्लैडिएटर्स पे. मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं द फॉर्मर पाकिस्तान कैप्टन, द रन मशीन मोहम्मद यूसुफ. अस्सलाम वालेकुम. और जी ऑनलाइन हमारे साथ मौजूद हैं द स्पीडस्टर, द अनरीडेबल मोहम्मद आसिफ. अस्सलाम वालेकुम आसिफ. जी वालेकुम सलाम. आसिफ आप मुझे सुन सकते हैं? जी जी हेलो जी. अस्सलाम वालेकुम आसिफ, कैसे हैं आप? ठीक है जी वालेकुम सलाम. कैसी हैं आप? जी वेलकम टू द शो. आसिफ आज का इम्पोर्टेंट मैच है, दोनों टीम्स के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है यूसुफ भाई. लेकिन अभी अगर हम लाहौर कलंदर्स की बात करें तो राशिद खान जो है उन्होंने ज्वाइन कर लिया है स्क्वाड को. तो अब तो वो शाहीन जो है वो थोड़े से कॉन्फिडेंट ज़्यादा होंगे. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. नहीं, पहले 2 बॉलर्स बहुत की थे और प्राइम बॉलर थे और ये अफगानिस्तान का प्राइम बॉलर है और तीनों ऐसे बॉलर हैं कि जो रन्स भी कम देते हैं, विकेटें भी ले जाते हैं. तो दूसरी टीम के लिए ये एक बहुत बड़ा जिसको थ्रेट है. अगर ये अच्छा टोटल करते हैं किसी भी टीम के ख़िलाफ़, इवन 180 तक भी करते हैं तो ये रोक सकते हैं, 70 तक भी रोक सकते हैं ये लोग, क्योंकि विकेटें लेने वाले बॉलर हैं तीनों. और राशिद खान के आने से स्पिन बॉलिंग इनकी ज़्यादा मजबूत होगी. और राशिद खान बैटिंग भी ठीक कर लेता है, डेंजरस प्लेयर है डाउन द ऑर्डर. और ये एक बहुत ही इनको जिसको कहते हैं इससे बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि T20 का ये बहुत अच्छा बॉलर है. और अगर देखा जाए तो T20 में इसकी बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है. जहाँ भी लीग खेलता है ये इम्पैक्ट डालता है अपना और टीम को जितवाने में अहम किरदार अदा करता है. और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो उनको बहुत बड़ा झटका लगा है, जो हसरंगा नहीं आ सकता. वो ऐलान हो गया कि वो इनको ज्वाइन नहीं कर सकता, उनके बोर्ड ने इजाज़त नहीं दी. तो ये इनके लिए एक झटका है, क्योंकि वो भी बहुत ज़बरदस्त बॉलर है. वो बैटिंग भी करता है, बॉलिंग भी बहुत अच्छी करता है और फील्डर भी बहुत ज़बरदस्त है. पूरा एक पैकेज है, ये दोनों क्रिकेटर एक पैकेज है. आसिफ आप क्या ऐड करना चाहेंगे इस पे? लाहौर कलंदर्स जो है राशिद खान की एडिशन के बाद जो है थोड़े से ज़्यादा ऑलरेडी उनकी बॉलिंग जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है और आज जो है वो थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंट होकर मैदान में उतरेंगे. अभी हम देख रहे थे राशिद वार्म अप कर रहे थे विद द बॉल, सो आई थिंक दे विल बी प्रीटी कॉन्फिडेंट गोइंग इन. जी नो डाउट के ऑन पेपर उनकी बॉलिंग लाइनअप लाहौर की मच बेटर है. दोनों फास्ट बॉलर जो दोनों तेज भी हैं और एक्सपीरियंस भी है उनको. राशिद खान के आने से और उनकी बॉलिंग लाइनअप पे बेहतरीन हो जाएगी. और दूसरा राशिद की जो एक दूसरा एज है, वो बैटिंग में भी आके अच्छी हिटिंग कर लेता है. अगर उसको 6ठे 7वें पे भी आता है तो आप देखें कि वो बैटिंग में भी अच्छी हिटिंग करता है. तो क्वेटा ग्लैडिएटर के पास भी देखें बॉलिंग लाइनअप उनके पास भी मच बेटर है. हुसनैन है, नसीम शाह है, नवाज है, जैसे वो उनके पास भी देख तीनों के दोनों टीमों के पास तीनों मेन प्राइम बॉलर है. तो डिसीजन मेकिंग जो होती है एट द मोमेंट, हीट ऑफ द मोमेंट आपने ग्राउंड में करनी है. जो मच बेटर डिसीजन मेकिंग करेगा
अच्छा फैसला लेगा, किस बॉलर को किस टाइम हमने यूटिलाइज करना है, किस बैट्समैन को किस वक्त भेजना है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो लाहौर की जो जिस तरह से बैटिंग लाइनअप नजर आई है वो कोई इतनी खास नजर नहीं आई है। जी, ये क्लिप्स हम राशिद खान की देख रहे हैं फ्रॉम लास्ट सीजन। क्या ज़बरदस्त स्पेल्स उन्होंने कराए। लाहौर कलंदर ज़ाहिर है इतने सालों के वेट के बाद जो है वो फाइनल खेले और जीते। उनके लिए उनकी टीम में हर प्लेयर जो था वो उसने अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन की थी, बैटिंग में भी बॉलिंग में, क्योंकि खाली आप एक दो बॉलर्स के उस पर टूर्नामेंट नहीं जीतते हैं। अगर हम वैसे बैटिंग की बात करें, अगर हम लाहौर कलंदर्स की पिछले मैच में अगेंस्ट कराची किंग्स उन्होंने 185 जो है चेज कर रहे थे और नहीं कंप्लीट कर पाए चेज। हमने मैच के बाद ये बात की थी कि शायद जो है फ़खर जमान के ऊपर बहुत सारा प्रेशर है। मिर्जा बेग ने भी अच्छी बैटिंग की जी, लास्ट मैच में 45 ऊपर से उन्होंने भी किया था। स्ट्राइक रेट बहुत कम 115 का था। क्रेडिट इसलिए उसको दे सकते हैं कि इमर्जिंग है, एज दे सकते हैं। लेकिन मुझे ये थोड़ी सी जिसको कहते हैं कि समझ भी नहीं आ रही, हैरानगी भी है कि लास्ट ईयर जो इनकी टीम जीती थी उसमें अब्दुल्ला शफीक का बहुत रोल था एज ए ओपनर, और उसको कामरान गुलाम भी आप देख लें उनके। हाँ, ये भी लास्ट ईयर इसने अच्छी बैटिंग की थी, लेकिन अभी तो 2-3 गेम हुए वैसे नज़र नहीं आ रहे टच में, लेकिन जो लास्ट ईयर खेले ये बहुत अच्छा खेले थे। और वीजे डाउन द ऑर्डर आकर उसने सेमीफाइनल और फाइनल में सिर्फ 7-8 बॉलों में 28-29 रन बनाए थे, उसकी वजह से इनकी टीम एक अच्छा टोटल करने में कामयाब हुई थी। तो इस बार जो बैटिंग जो इनकी इतनी अच्छी नहीं लग रही, वो इसलिए नहीं लग रही, एक तो अब्दुल्ला शफीक को नहीं खिला रहे, एक तो वो ये है। क्या वजह है वैसे? अब्दुल्ला शफीक जो है हमारे इतने अच्छे इंटरनेशनल स्टेज पे ओपन करते हैं पाकिस्तान के लिए, ये तो एक उनके लिए वी शुड हैव सीन हिम राइट फ्रॉम द फर्स्ट मैच। आकिब भाई बहुत ज़बरदस्त बड़े सीजन कोच हैं, बहुत पुराने हैं और हमारी पाकिस्तान के बहुत बड़े बॉलर रहे हैं, और उन्होंने कुछ सोच समझ के कुछ किया होगा। हम बाहर से जो कह सकते हैं कि लास्ट ईयर जो हुआ था, और एक टेस्ट प्लेयर है और उसकी बड़ी परफॉर्मेंस है पाकिस्तान की तरफ से भी, उसको बिठा कर किसी और को खिलाना मुझे शायद समझ नहीं आ रही। हो सकता है कभी कोई उनसे वहाँ ग्राउंड में पूछे, वो एक्सप्लेन कर दें, लेकिन यहाँ अभी मेरा ख्याल मुझे भी नहीं समझ आ रही, आपको भी नहीं आ रही है। आसिफ, आपको समझ आ रही है ये डिसीजन आकिब जावेद की? जी, अब अर्ली ऑन उनका स्टार्ट है। बात तो यूसुफ भाई की बिल्कुल करेक्ट है कि क्योंकि जो आपका सीजन प्लेयर है जिसने लास्ट सीजन अच्छा परफॉर्म किया वो बेंच पे बैठा हो और आप नए लड़के को चांस दे, ये बनता नहीं है। मे भी कोई इंजरी ना हो छोटी मोटी, एट द मोमेंट तो ग्राउंड में पता चल सकता है। और उनकी मैनेजमेंट तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा एक्साइटेड हुई थी लास्ट ईयर जीत के ना। अब अभी देखिए उनके जो बयान आ रहे थे कि बाबर आजम कराची से पेशावर जल्मी शिफ्ट हुए, तो वो पहले कह रहे थे हम पहले कराची को फॉलो कर रहे थे, अब हम पेशावर को भी देख लेंगे। तो ये थोड़ा सा ओवर एक्साइटेड थे, थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस भी कह सकते हैं कि जीते हुए थे। तो ये चीजें होती है जो कि आपने ग्राउंड में आप मैच से पहले बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए, जो कि आप अभी देखें अगले पिछले दोनों मैचों में उनके सामने आए। तो अभी उनको अपना टीम बैलेंस लेके आपने अगर आप विनिंग सिचुएशन की तरफ जाना, टॉप 2 में फिनिश करना या टॉप 4 में फिनिश करना, तो आपको अर्ली ऑन कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, जो कि उनकी बैटिंग लाइन में थोड़ा सा लैक ऑफ कॉम्बिनेशन नजर आया। बिल्कुल, पार्टनरशिप्स नहीं लग पा रही हैं ऊपर, खास तौर पे जब बड़े टोटल चेज कर रहे हैं। लास्ट मैच हमने देखा कराची किंग्स के अगेंस्ट, यूसुफ भाई कोई ऊपर पार्टनरशिप नहीं लग सकी। शे होप आते हैं जी इनके नंबर 3 पे, और फिर नीचे कामरान गुलाम आते हैं, और फिर हुसैन तलत भी हैं इनके पास। बट इवन देन दे हैव नॉट बीन एबल टू फिगर आउट, जैसे आसिफ ने कहा कि कॉम्बिनेशन कोई फिगर आउट नहीं हो पा रहा। सिकंदर रजा भी एक अच्छा नाम है, डेप्थ आ गई है उनकी वजह से। देखिए, शायद होप वनडे क्रिकेट में तो उसका एक्सेप्शनल रिकॉर्ड है। अगर आप देखें तो मेरा ख्याल है 15-16 सेंचुरी उसने 100 टेस्ट वनडेज नहीं हुए तो इतनी सेंचुरी वो कर गया हुआ है। वनडेज में तो बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, लेकिन T20 में मैंने पहली दफ़ा देख रहा हूँ। लास्ट गेम में तो कैच बहुत अच्छा कर लिया। ये शॉट्स आप देखें हुसैन तलत की जो ये जल्मी की तरफ से खेल रहे थे, ये टैलेंट तो है नो डाउट, बट वो ये कि किस तरह यूटिलाइज करेंगे। टैलेंट का जो है ना, ये एक्सप्लेन करना शायद मुझे नहीं समझ आती कि जब लोग किसी को टैलेंटेड कहते हैं वो क्यों कहते हैं। टैलेंट का मकसद होता है वो किस टैलेंट था सचिन तेंदुलकर, सईद अनवर, इंजमामुल हक, ब्रायन लारा, रिकी पॉन्टिंग। अगर पीछे जाएंगे तो विव रिचर्ड, गॉर्डन ग्रीनिज, ये तो खैर बहुत पीछे चले जाएंगे, जैक कैलस, संगाकारा,
ये टैलेंट होता है कि कहीं भी ले जाएं, किसी भी सिचुएशन में ले जाएं, किसी जगह पे ले जाएं, उन्होंने इवन खेलना है। कभी हाँ किसी भी बाबर आजम का नाम नहीं लिया आपने इस लिस्ट में। अभी कोई भी नहीं लिया ना, अभी इस एरा का किसी का नाम नहीं तो लिया। आप समझ रहे हैं कि अभी की एरा इस एरा में तो लेता तो फिर कोहली था, बाबर था, जो रूट है, इवन विलियमसन है, तो ये सबके भी। अभी मैंने इस एरा की बात ही नहीं की ना, बहुत पहले की बात की, दरमियान वाला जो बेस्ट एरा था क्रिकेट का, जो मैं समझता हूँ कि टफ क्रिकेट थी उस वक्त, रिवर्स स्विंग था, बेस्ट दुनिया के स्पिनर्स थे उस वक्त, वो एरा बेस्ट था। इस एरा को उससे कंपैरिजन नहीं कर सकते, ये बहुत इजी एरा है स्पेशली फॉर बैटिंग। तो वो जो एरा था वो टैलेंटेड थे, वो आप कहीं भी ले जाए वो रन्स करते थे, उनको नहीं फर्क पड़ता था। फॉर्म इधर उधर होना ये होती है थोड़ी देर के लिए, लेकिन अगर आप कंटिन्यू कोई मसला आ रहा है, इसका मतलब कोई टेक्निकल फॉल्ट है, कोई ना कोई चीज़ होगी। अब T20 में ये चीज़ें चेक करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत तेज़ गेम चल रही होती है, एकदम मैच आ जाता है। अभी कल खेला फिर मैच आ गया, तो टाइम भी लगता है इसको ठीक करने में अगर कोई प्रॉब्लम है तो। लेकिन T20 में, और जो आपका सवाल था ना कि टैलेंटेड, उसको ज़रा डिफाइन करना पड़ेगा आपको भी, और जो लोग ये कहते भी हैं कि टैलेंट क्या होता है। ये एक बड़ा सब्जेक्टिव टर्म है, इसका हर किसी का अलग अलग मीनिंग होता है। और जाहिर है क्रिकेट, आपने वैसे बिल्कुल सही पॉइंट रेज किया है कि आजकल की क्रिकेट में जो है यू हैव टू डिफाइन व्हाट यू कंसिडर अ टैलेंटेड बैट्समैन। यहाँ पे हम लाहौर कलंदर्स की बैटिंग की बात कर रहे थे, क्या क्या नाम है उनके पास। अभी हुसैन तलत के बारे में भी बात करेंगे, कामरान गुलाम है, नुफर जमान, अप द ऑर्डर। उनसे बहुत उम्मीदें हैं कलंदर्स को, बिकॉज जैसा स्टार्ट वो प्रोवाइड करते हैं पावर प्ले में, जिस तरह एक्सप्लोसिव बैटिंग वो करते हैं, कलंदर्स हैव बीन मिसिंग दैट फॉर श्योर। तो अभी हम मजीद बात करेंगे कलंदर्स की बैटिंग के बारे में भी, और उनकी जो बॉलिंग है उसके बारे में भी, और ऑफ कोर्स क्वेटा ग्लैडिएटर्स ऑन द अदर हैंड ऑल्सो लुक पम्प्ड। यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए एक रिमाइंडर और एक इंटरेस्टिंग बल्कि एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूं सोल सिटी जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं उनके बारे में, कि सोल सिटी की कुछ नुमाया खसूसियात मैं आपको बताती चलूँ। जी ये आइडियल मुकाम पर वाक़या है, मोटरवे के 2 इंटरचेंजेस से कनेक्टेड है, और जी इसमें है 300 फुट वसी मेन बुलेवार्ड, LDA से मंजूर शुदा 2.5 साल का इजी इंस्टॉलमेंट प्लान। इसके साथ साथ इट्स अ सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, इट्स गॉट अ सेंट्रल पार्क, सोल फाउंटेन, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी, खूबसूरत क्लॉक टावर, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कम्युनिटी सेंटर, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जामिया मस्जिद, स्कूल्स, सेंट्रल बिजनेस, कमर्शियल एरियाज और बहुत कुछ। सो दैट्स समथिंग दैट आई थॉट यू गाइस शुड नो। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आके कंटिन्यू रखते हैं डिस्कशन को। जी वेलकम बैक टू कैडबरी डेयरी मिल्क PSL क्रिकेट हंगामा, presented by Coca-Cola, powered by Dolans and brought to you by Soul City and Zameen.com. हर पता हमें पता है। News from the center is that Quetta Gladiators have won the toss and they are of course bowling first. Yusuf bhai, not a surprise, seeing them choosing to bowl last night. उन्होंने काफी अच्छा मैच अपना खेला, even though couldn't win, but बॉलिंग की तरफ से वो काफ़ी कॉन्फिडेंट होंगे इस वक्त। मेरा ख्याल एक वजह ये भी हो रही है कि बॉल थोड़ा बहुत गीला हो रहा है, और दूसरी बात ये कि कल पहले टाइम थोड़ा टर्न भी हुआ है, सेकंड टाइम टर्न नहीं हुआ है। मेरा ख्याल एक आधा बॉल ऑड बॉल को टर्न हुआ है। फर्स्ट टाइम ये चांस लेना चाह रहे हैं नवाज पर, और जो है इनका बॉलर है कैस अहमद के, वो भी ऐसी बॉलिंग करें कि वो रन्स भी कंटेन करें और विकटें भी ले लें। फर्स्ट टाइम बॉलिंग करने का मुझे लग रहा है ये 2 ज़्यादा एज लग रहे हैं। लेकिन शहनशाह कह रहा था कि हमने भी पहले बैटिंग ही करनी थी, क्योंकि हमारी बॉलिंग बहुत स्ट्रांग होगी राशिद के आने से। देखते हैं क्या होता है मैच में, लेकिन दोनों कप्तान कॉन्फिडेंस लगे हैं। शहनशाह बैटिंग करते हुए कॉन्फिडेंस लग रहा है, वो बॉलिंग करते हुए कॉन्फिडेंस लग रहा है। दोनों की टीमें, इनको ज़रा एज हो जाएगा राशिद के आने का, और उनको डिसएडवांटेज है हसरंगा नहीं आया। तो दोनों टीमें देखें आज कैसा खेलती हैं। उम्मीद है कि अच्छा मैच होगा, अच्छा मैच होगा, ये उम्मीद है। आसिफ, क्वेटा जो है वो बॉलिंग कर रहे हैं पहले, तो यहाँ पे क्या कहेंगे आप इस डिसीजन के बारे में सरफराज अहमद के? आसिफ आप सुन सकते हैं मुझे?
आई थिंक थोड़ी हमारी कॉल डिस्कनेक्ट हुई हुई है, तो वी विल सर्कल बैक टू दैट। लेकिन यही है कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, राशिद खान के आने से जो है ना शाहीन एज अ कैप्टन और कॉन्फिडेंट हो गए होंगे। लेकिन बैटिंग जहां तक हम देखें कलंदर्स की, थोड़ी बहुत अगर आप उनके ऊपर के बैट्समैन देखें उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। आज क्या टारगेट लगता है उनके माइंड में होगा? देखिए टारगेट तो उन्हें बेहतर ही देना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा बॉल गीला हो रहा है। हो सकता है कि अगर ज़्यादा गीला हो गया तो हाथ में आना मुश्किल हो जाता है, वो स्लिप ज़्यादा होता है, जी। जहां आप बॉलिंग करना चाह रहे होते हैं वहाँ गिर नहीं रहा होता, और स्पेशली स्पिनर्स के लिए तो और मुश्किल हो जाती है। तो इनको एक अच्छा टोटल करना पड़ेगा, जो मेरा ख्याल है, जो मुझे लगता है, हो सकता है कि वो 160-70 में भी जीत जाए, क्योंकि 12 ओवर ऐसे हैं जो टॉप क्लास बॉलर्स ने करने हैं। जी। बीच में 8 ओवर ऐसे हैं जो मेरे ख्याल शायद अभी इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेले, जैसे जी। वो मुझे नाम भूल जाता उस लड़के का, क्या नाम है वो, जमान खान। हाँ जमान खान पिछले साल ही आया वो, 4 ओवर उसके हैं, 4 ओवर और एक ने बड़ा करने। इंटरेस्टिंग हाँ, एक्शन वो है मिलेंगा, जमान खान। पाकिस्तानी मिलेंगा है, 2 पाकिस्तानी हैं, मिलेंगा। एक हमारे वो उस टीम में भी है, मेरा ख्याल है पेशावर ज़ल्मी में भी है। तो 12 ओवर बहुत ज़्यादा होते हैं, और 3 ऐसे बॉलर्स ने करने हैं जो दुनिया में अपना लोहा मनवा चुके हुए हैं और मनवा भी रहे हैं। तो इनके लिए मुश्किल भी हो सकती है, अगर वो 180-190 कर जाते हैं तो इनके लिए मुश्किल भी हो जाती है, क्योंकि कल अगर आप देखें, कल 154 भी अच्छा स्कोर लगना शुरू हुआ कि एकदम 4 विकेटें मिली हैं, थोड़ा सा बॉल सीम हुआ है हुसनैन का, जो उसने ज़बरदस्त बॉलिंग की, 17 डॉट बॉल थे, 3 की क्विक विकेट्स थी, बॉल हल्का फुल्का जो कहते हैं एयर में पड़ के भी और एयर में भी अंदर आ रहा था, क्योंकि जो थोड़ी बहुत नमी पड़ती है ना बाज़ का, वो भी हेल्पफुल होती है। ज़्यादा पड़ जाए वो थोड़ी डेंजरस होती है, लेकिन ये जितनी कल पड़ी है उससे उसको हेल्प मिली है, बॉल शेप बनी है उसकी बॉल की, जैसे साइम को अंदर आया वो इतना आया जितनी ज़रूरत थी। तो ये ज़्यादा बॉल डेंजरस होते हैं, अगर इस तरह की सिचुएशन बन गई तो मेरा ख्याल है हारिस और शाहीन ऊपर से भी तंग कर सकते हैं। चलें, आसिफ ने हमें ज्वाइन कर लिया है। आसिफ, क्या कहेंगे, ग्लैडिएटर्स जो है वो पहले बॉलिंग कर रहे हैं, कैसा देखते हैं आप ये डिसीजन? जी, दोनों टीमों के पास अगर ग्लैडिएटर ने डिसीजन किया है, क्योंकि कराची में कभी ऐसा देखने में कम ही नजर आया था कि ड्यू पड़ती हो, मगर ये ड्यू की वजह से सारी टीमें पहले वहां पे स्टार्ट, और ओवरऑल टूर्नामेंट भी ऐसे ही स्टार्ट चल रहा है कि जो भी पहले टॉस जीत रहा है वो बॉलिंग कर रहा है। तो ये भी डिफरेंस जरूर होगा। और दोनों टीमों के पास जो बॉलिंग नंबर्स है वो देखे दोनों सेम ही है, दोनों के पास यंगस्टर है, दोनों फास्ट बॉलर अच्छे हैं, स्पिनर इधर भी अच्छा, उधर भी राशिद के आने से और मच बेटर बॉलिंग साइड बनी है। मगर थोड़ा सा क्वेटा ग्लैडिएटर को एज दे तो थोड़ी सी मच मैच्योर उनकी बैटिंग लाइन अप है, बिल्कुल उनका मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा मैच्योर है बजाय के लाहौर कलंदर के। लाहौर कलंदर भी एक ही ओपनर के सराउंडिंग घूम रही है, और इनके पास दोनों ओपनर्स भी अच्छे हैं, फिर बीच में सैफी भी है, इफ्तिखार ने भी 50 किया है, उमर अकबल है, हफीज आ जाता है जैसे अगर वो खेलता है या नहीं खेलता, फिर नवाज 6-7वें पे आता है। तो इनकी थोड़ी सी मैच्योर बैटिंग लाइनअप है मिडिल ऑर्डर में भी, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस जरूर होगा। चले, मोहम्मद हफीज का नाम भी है, जाहिर है आज वो भी मैच खेल रहे हैं, अभी तक उनकी जो है यूटिलिटी समझ में नहीं आ रही है। आसिफ, आई थिंक ग्लैडिएटर्स भी अभी तक फिगर आउट कर रहे हैं कि हफीज को किस नंबर पे भेजना चाहिए। पहले वो 8 पे आ रहे हैं, 7 पे आ रहे हैं, क्या लगता है आज उनको थोड़ा प्रमोशन मिलेगा बैटिंग ऑर्डर में? जी, उनके पास ऑलरेडी देखिए गुप्तल ने 100 किया और जेसन रॉय भी एज ए ओपनर ही खेलता है, तो वो उस वजह से 3 ओपनर्स को लेके आना, उसको वन डाउन भी करवाया जा सकता है। आप उमर अकरम को नीचे लेके जा सकते हैं, इफ्तिखार को नीचे लेके जा सकते हैं, क्योंकि हफीज का 6-7वें नंबर पे कोई बनता नहीं है कि उसको जैसे पहले मैच में उसको खिलाया गया कि 6-7वें में भेजना। तो हफीज का अप टू द नंबर्स आप ऊपर करना चाहिए, और मैच्योर प्लेयर है, सर्कल में बड़ा अच्छा इनिंग बनाता है, जैसे कि लास्ट ईयर इसने बहुत अच्छी इनिंग खेली थी लाहौर कलंदर की जानब से, उनका जीत में उसका बड़ा हाथ था, तो उसको अप टू द ऊपर वाले नंबर्स पे भेजना चाहिए ताकि वो उसका नए बॉल का फायदा उठा सके। जी, कल के मैच में भी हमने देखा कि इफ्तिखार भी थोड़ा सा ऊपर अप दी ऑर्डर उन्होंने 1 नंबर ऊपर बैटिंग की थी। सरफराज भी खुद अब ही इज ट्राइंग टू लीड फ्रॉम द फ्रंट, तो ये अच्छा एक साइन है क्वेटा की तरफ से कि दे आर विलिंग टू बी फ्लेक्सिबल, बिकॉज जो चीज नहीं चल रही पहले 2 मैचेस में वो नहीं चल रही, तो दैट इज व्हाई यू कैन अप्रिशिएट दैट अबाउट देम। अब देखिए, या तो हफीज रेडी नहीं था क्योंकि वो पहले उसमें नहीं थे, उनको रिप्लेसमेंट पे लिया गया है, तो शायद उसकी ट्रेनिंग प्रैक्टिस नहीं हुई होगी, जिसकी वजह से शायद वो खुद ही कह रहा हो कि मुझे पीछे खिलाएं, या फिर मैनेजमेंट देख रही होगी प्रैक्टिस में कि वो किस तरह के नज़र आ रहे हैं।
दोनों चीज़ें हो सकती हैं, ये अब हमारे जहन में होना चाहिए। ये नहीं कि वो खुद ही कर रहे हैं मैनेजमेंट, शायद वो भी कह रहा हो कि मुझे थोड़ा पीछे कर दें। अगर वो खुद कह रहा है कि मैं ठीक हूँ तो मेरा ख्याल उसको 3 पे करवा देना लेकिन चाहिए। वही बात है जो कल के मैच में भी हमने कही थी कि अगर वो विलिंग नहीं है ऊपर बैटिंग करने में तो फिर व्हाई शुड ही बी इंक्लूडेड इन दी प्लेइंग 11, यू नो, क्या यूटिलिटी उनकी हमें मिल हाँ, अगर रही है? देखिए अगर ये बात जो आप कह रही हैं कि अगर वो खुद ही रेडी नहीं है तो फिर मेरा ख्याल है कि उनकी जगह किसी और को ले लेते उस टीम में। 2 प्लेयर ऐसे अभी बाहर हैं जो पाकिस्तान से टेस्ट भी खेल रहे हैं, वनडे भी खेल रहे हैं। एक आगा सलमान है और एक हम इमामुल हक है, ये दोनों अवेलेबल थे। इन दोनों आगा को आप, सलमान की तो बॉलिंग भी हमने हाँ देखी बॉलिंग भी वो है, अच्छा, फील्डर भी बहुत अच्छा है। yes. इमाम सिर्फ बॉलिंग नहीं करता, अदरवाइज फील्डर बहुत अच्छा है, बैटिंग बहुत अच्छी करता है। नंबर 3 पे भी आ सकता है, जिस तरह इनकी बैटिंग ऊपर से है वो ओपनिंग नहीं चेंज कर सकते, तो नंबर Yes. 3 पे इमाम खेल सकता है। इमाम ऊपर भी खेलता है नए बॉल को भी, और स्पिनर पे बहुत अच्छा है, फीट बहुत अच्छे यूज़ करता है। इस तरह का प्लेयर बाहर होना मेरी समझ से बाहर है। अभी जेसन रॉय जो है वो भी क्योंकि पार्शियली अवेलेबल हैं, तो वंस जेसन रॉय लीव्स ग्लैडिएटर्स फिर शायद हफीज जो है हमें एज एन ओपनर नजर हाँ, आए। अगर वो खुद विल कर रहे हैं तो फिर जी। उनको ऊपर आना चाहिए, क्योंकि वो उसने बहुत परफॉर्म किया हुआ है बिल्कुल। T20 में और अच्छा प्लेयर है। No doubt about that. He has been, you know, he has been a spectacular addition to the PSL, of course. अगर हम अभी बात करें बैटिंग के बारे में, अगर हम बात कंटिन्यू रखें, हम लोगों ने अभी ब्रेक से पहले बड़ा एक अच्छा पॉइंट उस पर डिस्कशन हम कर रहे थे, यूसुफ भाई अपनी थोड़े से रिमार्क्स दे रहे थे अबाउट बैटिंग इन दिस एरा वर्सेस बैटिंग इन द प्रीवियस यू नो 15-20 इयर्स बैक। आसिफ, आप आई डोंट नो अगर आपने हमारी डिस्कशन वो सुनी, लेकिन यूसुफ भाई ये कह रहे थे कि जो कुछ ग्रेट्स का उन्होंने नाम लिया है, इंजमाम उल हक और उस एरा के कुछ टॉप बैट्समैन का, वो कह रहे थे कि आजकल के एरा के जो बैट्समैन हैं वो थोड़ा सा उनके लिए आसानियां बहुत है उनके लिए। आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करेंगे? ये आपने पूरा वो पूछा नहीं ना, क्यों आसानी है, ये नहीं पूछा। वही तो हम आपसे ही सुनना चाहते हाँ, हैं। तो आपने पूछा ही नहीं, आपने वहां से बात कर चले आप आप आसिफ से please पूछते हैं, फिर मैं आप को continue- आसिफ से पूछ के आए। आसिफ क्या कहते हैं? नहीं आप बात आप करो। कंटिन्यू रखें। देखिए अभी आपसे क्वेश्चन हुआ ना, इसके बाद मैं बात करता हूँ, आप कर लो। भाई वो नो डाउट ग्रेट प्लेयर थे, उनके हर टीम के पास 2-2 3-3 अच्छे बेस्ट बैट्समैन थे, ओपनर भी अच्छे थे और मिडिल ऑर्डर में भी अच्छे थे। बेसिकली T20 की वजह से थोड़ा सा आपको डिफरेंस जरूर पैदा हुआ, क्योंकि 2007 से T20 स्टार्ट हुई थी। जो टेक्निकली प्लेयर है वो टेस्ट में भी रनजे कर रहा है, वनडे में भी कर रहा है और T20 में भी कर रहा है। जो टेक्निकली अच्छा स्ट्रांग है, जिसकी टेक्निक ठीक है, वो एज ए ओपनर या एज ए मिडिल ऑर्डर तीनों फॉर्मेट में वो अभी भी रनजे कर रहा है, जो टेक्निकली स्ट्रांग है। तो ये जो यूसुफ भाई प्लेयर्स के नाम ले रहे थे वो टेक्निकली बड़े अच्छे स्ट्रांग थे, उनको डिफरेंस नहीं पड़ता था कि पिच पाकिस्तानी आ गया, पिच कराची की आ गई या मुल्तान की आ गई है। वहां उनके थोड़ा सा इश्यू जरूर होता था, बैड पैच आता था, मगर वो जल्दी फॉर्म में वापस आ जाते थे। 1-2 मैच भी लगे, एक आध सीरीज भी लगती थी, मगर वो टेक्निकली जो प्लेयर स्ट्रांग होता है वो जल्दी अपना कमबैक कर लेता है और स्ट्रांगली कमबैक करता है। जी यूसुफ भाई। बिल्कुल, अभी हम यहाँ पे यूसुफ भाई यहाँ पे हमें एक ब्रेक लेना जरूर पड़ेगा। लें। इसके बाद जो है हम ये कंटिन्यू रखते हैं डिस्कशन को, और आपको मैं एक दफ़ा फिर रिमाइंड कराती जाऊँ कि सोल सिटी की कुछ नुमाया खसूसियात जो अभी हमने डिस्कस ब्रेक से पहले हमने बात की थी। जी, आइडियल मुकाम पर वाक़ है सोल सिटी और मोटरवे के 2 इंटरचेंजेस के साथ कनेक्टेड है। 300 फुट वसी मेन बुलेवार्ड LDA से मंजूर शुदा और 2.5 साल का ईजी इंस्टॉलमेंट प्लान भी है। इसके साथ साथ इट्स सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, इट्स गॉट अ सेंट्रल पार्क, सोल फाउंटेन, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी, खूबसूरत क्लॉक टावर, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कम्युनिटी सेंटर, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जामिया मस्जिद, स्कूल्स, central business and commercial areas and much more. So that's pretty exciting. यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो यूसुफ भाई की थोड़ी और एनालिसिस सुनते हैं। जी, welcome back to Cadbury Dairy Milk PSL Cricket Hangama, presented by Coca-Cola, powered by Dolans and brought to you by Soul City and Zameen.com. हर पता हमें पता है। अपडेट ये है जी कि कोयटा ग्लैडिएटर्स आर bowling first against Lahore Qalandars, which means
कि लाहौर कलंदर्स की बैटिंग का एक और टेस्ट होगा आज। दे हैव नॉट बीन एबल टू परफॉर्म अप द मार्क एज फार एज द बैटिंग गोज, और उसकी वजह भी हमारे सामने है कि कोई ऐसा नाम नहीं है उनकी बैटिंग में एक्सेप्ट फॉर फखर जमान अब इन द टॉप ऑर्डर जो लंबी इनिंग्स भी खेल सके और एक अच्छी पेस पे जो है आपकी इनिंग्स को, बिकॉज T20 इज ऑल अबाउट द रन रेट, स्पेशली इन दोज फर्स्ट 6-7 overs. You really have to score at a higher pace and take full advantage of the power play. अभी हम बात कर रहे थे जी कि क्या जो दोनों टीम्स के कंपैरिजन्स हैं वो किस तरह जा रहे हैं। ऑफ कोर्स आसिफ ने यही कहा कि दोनों टीम्स की बॉलिंग तो अच्छी लग रही है, उनकी सारी बेसिस कवर्ड हैं, लेकिन क्वेटा हैव स्लाइटली मोर ऑफ एन एज क्योंकि उनके पास कुछ ज़्यादा मैच्योर नाम है उनकी बैटिंग में। इफ्तिखार है वो हमारे जहन में ज़रूर आता है नाम, पिछले मैच में भी उन्होंने अच्छी इनिंग्स खेली। उसके अलावा जो है जेसन रॉय का नाम भी है, ही कैन बी ऑन हिज गिवन डे ही कैन बी द मैच विनर फॉर एनी टीम, बट अभी तक उनकी तरफ से कोई ऐसी इनिंग्स नहीं आ पाई है सो फार इन PSL। तो अभी उसी पे बात कर रहे थे हम ब्रेक से पहले, जो है एक मज़ेदार डिस्कशन हम कर रहे थे रिगार्डिंग बैटिंग इन डिफरेंट एराज, और यूसुफ भाई जो है उस पर अपनी कुछ एनालिसिस हमें दे रहे थे। यूसुफ भाई आप प्लीज कंटिन्यू करें क्योंकि वी आर ऑल वेरी इंटरेस्टेड इन दैट। अच्छा, इसको सर सामने एक चीज़ जरूर रखनी है, इस तरह के जो प्लेयर हैं वो टॉप प्लेयर हैं, जैसे बाबर है, कोहली है, रोहित है, विलियमसन है, जो रूट, स्मिथ है, और अभी लबुशैन जो है, ये टॉप 7 प्लेयर हैं इस टाइम वर्ल्ड क्रिकेट में। और T20 उन लोगों ने नहीं खेली हुई, तो इसलिए T20 का तो मुकाबला छोड़ ही देना, T20 को साइड पे कर दें। वनडे क्रिकेट जो उन लोगों ने खेली है, इसलिए मैं कह था कि वो टॉप एरा था। 15 ओवर का वो होता था, दायरा होता था, उसमें 2 फील्डर बाहर होते थे, बाकी अंदर होते। 15 ओवर्स के बाद 4 अंदर होते थे, बाकी सब बाहर होते थे, और 1 बॉल लगता था। ये सबसे बड़ा मसला है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आज बैटिंग आसान है, बॉलिंग मुश्किल है। अगर आसिफ या कोई भी लोग अभी ये शहनशाह या हारिस ये उस वक्त खेल रहे होते तो इनको ज़्यादा फायदा होता। रिवर्स स्विंग मिलती थी, पहले 10-12 ओवर के बाद सबको रिवर्स स्विंग आती थी, इधर स्विंग हो रहा होता था, और वही प्लेयर जो थे वो लिमिटेड ओवर्स भी खेलते थे। अब और वो वही टेस्ट 270-280 जब करती थी टीम तो वो जीत जाती थी। इसीलिए उस वक्त कोई बैटिंग नहीं देता था, बैटिंग लेते थे, और विकेट्स में भी फर्क था, वो टर्न भी होती थी, बाउंस भी होता था उसमें। अगर आप देखें अभी जो टेस्ट सीरीज हुई हमारे यहाँ बॉल कैरी नहीं कर रहा था, और उस वक्त कैरी करता था कि वसीम वकार, शुएब, इनका बॉल कैरी करता था क्योंकि इन्हें रिवर्स स्विंग मिलती थी, पेस थी, इनको चाहिए था कैच हो, स्लिप में हो, LBW हो, तो इसलिए वो टफ टाइम था बैटिंग के लिए। ये बैटिंग के लिए आजकल के बैट्समैन से अगर आप पूछें तो वो ये कहेंगे कि हमारे लिए बैटिंग मुश्किल है, क्योंकि वो कैसे, कोई रीजन होता है ना, कोई रीजन होता है ना, एक नया फॉर्मेट। मैं रीजन दे रहा हूँ, मैं तो रीजन दे रहा हूँ कि उस टाइम रिवर्स स्विंग होती थी, बिल्कुल सही है, और टर्न भी होता था, और 5 फील्डर अंदर नहीं होते थे, 4 अंदर होते थे। आज 5 फील्डर अंदर हैं, और समझ लेंगे 40 ओवर तक ये है दायरा है, उस वक्त सिर्फ 15 ओवर का दायरा। और अब आजकल विकेट्स भी इस तरह बनती हैं, विकेट्स का तो चलो इतनी बात नहीं कर सकते, लेकिन ये दो जो चीजें हैं ना, ये बहुत ईजी कर देती हैं बैटिंग को। अगर आप देखें, अगर सचिन तेंदुलकर या सईद अनवर इस दौर में होते तो हो सकता है कि किसी को अच्छा ना लगे, वो हर दूसरे मैच में 100 कर रहे थे। T20 तो ऐसे ही उन्होंने खत्म कर देनी थी, ये बात इतनी आसानी से वो लोग उस वक्त इतनी रिवर्स स्विंग, इतनी टर्न पे वो इस तरह खेलते थे। शेन वॉर्न, मुरलीधरन, आज कोई नजर आता आपको? कोई एक बंदा बता दें आप मुझे, कोई नहीं है। वसीम अकरम, शुएब अख्तर, वकार यूनिस, डिफरेंट। देखिए हर एरा में डिफरेंट लोग आते हैं। पहला एरा था वो हो सकता है हमसे ज़्यादा मुश्किल हो, 90s के एरा से ज़्यादा मुश्किल हो, लेकिन ये एरा अगर किसी भी सेंसिबल प्लेयर से पूछेंगे वो शायद ये चीज़ें आपको ज़रूर बता दें। ऑन द स्क्रीन शायद ना बताएं, ऑफ द स्क्रीन ज़रूर बता देंगे, ऑफ द रिकॉर्ड। आसिफ कुछ ऐड करना चाहेंगे आप यहाँ पे? जी, बैट की बात है, वही है कि जो टेक्निकली स्ट्रांग है वो आज भी अच्छा है, कल भी अच्छा था, और अगले आने वाले हफ्ते में भी अच्छा रहेगा। टेक्निक है, हार्ड वर्क होता है, और वो ये चीजें आपको पे ऑफ करती है। आपने शॉट्स को लर्न करना है, आपने थोड़ा सा T20 में ये आ गया कि क्रिकेट थोड़ी अभी ज्यादा हो गई है, और एवरी सेकेंड डे, थर्ड डे आपका मैच चल रहा होता। जो पुराना एरा था उसमें टेस्ट सीरीज होती थी, वनडे सीरीज होती थी, दैट्स इट। अभी T20 मैचेस ज्यादा होते हैं, वनडे और टेस्ट आपको कम ही देखने मिलती है। स्पेशली टेस्ट की जो 3 टॉप 4 टॉप टीमें वही ज्यादा टेस्ट मैच खेलती है।
तो हमारे अब T20 क्रिकेट ज्यादा हुई है। देखिए अभी भी दो तीन सीरीज हुई थी लास्ट में, तो दो तीन टेस्ट हुए थे, वो भी काफी अरसे बाद। तो वही एवरीथिंग जो कि क्रिकेट पे आता है, ठीक है, टॉप नम जो भी हुए हैं वो टेक्निकली जरूर स्ट्रांग रहे, चाहे वो किसी भी टीम में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, पाकिस्तान टीम में हो, या इंडिया की टीम में हो। तो स्पेशली जो बॉलर्स आए हैं, नो डाउट के बॉलर भी हमारे पास बहुत बड़े नाम आए हैं। अभी यूसुफ भाई ने भी बोला कि स्विंग अर्ली ऑन, अगर आप नए बॉल से स्विंग करते हो, फिर आप रिवर्स स्विंग पे जाते हो, तो T20 में थोड़ा सा रिवर्स स्विंग का मार्जिन कम रह गया हुआ। वो बॉलर जो अभी आ रहे हैं, T20 में फिर भी हो जाता है, वनडे में नहीं होता। वनडे में दो नए बॉल है, दो बॉलें लगी है, वो भी थोड़ा डिफरेंट पड़ता है। मगर जो भी बॉलर स्विंग करेगा वो ज्यादा विकेटें लेगा। नहीं कैसे करेगा, अल्लाह के बंदे, 4 ओवर के बाद कुछ नहीं होता। शुएब भाई ने भी अगर आउट किए थे, आप देखें कलकत्ता टेस्ट में उन्होंने रिवर्स स्विंग पे विकेटें ली थी। वसीम भाई भी करते थे, आउट करते थे, नए बॉल से भी स्विंग करते थे, पुराने से भी नीचे से आके टीम को पकड़ लेते थे। खुद ही आंसर दे दिया उसने। तो बेसिकली आप देखें, अभी जो हमारे 2-3 मैचेस देखे थे, हमारे जो फास्ट बॉलर है वो थोड़ा सा वाइड ऑफ द क्रीज बॉलिंग कर रहे हैं, थोड़ा सा क्लोज टू द स्टंप करेंगे। चाहे वो लेफ्ट हैंडर हो, लेफ्ट हैंडर की अगर शेप अच्छी बन रही है, अंदर आ रहा है, तो देखिए वो अगली बैटिंग लाइन को डिस्टर्ब करता है। जो राइट हैंड है वो क्लोज टू द स्टंप करने से आपके बैट्समैन के पास जो बॉल आता है, जो बॉलर रिलीज कर रहा होता है और उसके पास बॉल पहुंचना होता है, उसमें थोड़ा सा टाइम मार्जिन बहुत कम रह जाता है। जब बैट्समैन दोनों आंख से देखता है तो बॉल उसके करीब आ चुका होता है। ये छोटी छोटी बातें होती है। एज ए फास्ट बॉलर बच्चों को तो यही मैं बता सकता हूँ कि ये थोड़ा सा क्लोज टू द स्टंप आए और कोशिश करें नए बॉल से शेप बनाने की कोशिश करें। आप प्रैक्टिस भी करते हो, नए बॉल से करें, क्योंकि आपने हमारे जो अभी देखे दोनों तरफ चार मेन हमारे फास्ट बॉलर दोनों टीमों में खेल रहे हैं, और जो भी ऊपर से आके अच्छा स्विंग कर देगा, अच्छी जगह से बॉल करेगा, वो एज जरूर लेगा। जी यूसुफ भाई, अभी आपने बात बड़े मजे का पॉइंट रेस किया था कि जो उस एरा के बैट्समैन अगर आज के एरा में इन कंडीशंस पे खेलते तो शायद हर दूसरे मैच में उनके 100 रन होते। अगर हम आज के बैट्समैन को उस एरा में ले जाएं, क्या लगता है ढेर हो जाएंगे? नहीं ये ढेर होने का नहीं, ढेर होने की बात ही नहीं है। मसला ये कि जो रीजंस है ना, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि रिवर्स स्विंग नहीं होता ना, आज रिवर्स स्विंग नहीं होता, सीधा सीधा बॉल आ रहा है, टर्न नहीं हो रहा होता। तो वो जो एरा था उसमें ये चीजें थी, और 4 फील्डर अंदर होते थे या 5 फील्डर अंदर ना, थोड़ा डिफरेंट है। या तो एक ही वो क्या कहते हैं आजकल इलेक्शन में, क्या कहते हैं, प्लेइंग 11 क्या होती है वो, प्लेइंग फील्ड, हाँ एक जैसी हो ना, एक जैसी हो, फिर आप करते। अभी टेस्ट क्रिकेट में अभी भी थोड़ा सा वो है, तो थोड़ी मुश्किल होती है टेस्ट क्रिकेट में। अगर देखें वो उसमें चेंजिंग नहीं आई इतनी, उसमें भी अभी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। वनडे में बहुत इजी है, वनडे में आप 400 रन कैसे बन सकते हैं, आप मुझे बताएं। चले यूसुफ भाई, बहुत शुक्रिया आपका फॉर योर एनालिसिस। आसिफ, आपका भी बहुत शुक्रिया। यहाँ पे शो का जो टाइम है वो खत्म होता है, मैच की तरफ बढ़ते हैं। इट्स गोइंग टू बी अ गुड वन बिटवीन लाहौर कलंदर्स एंड क्वेटा ग्लैडिएटर्स। बोथ ऑफ देम नीड दिस विन बैडली। मैच एंजॉय करें, आपसे मिलेंगे मैच के बाद 11 बजे।